वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी एंड नेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट यहाँ पे चल रहा है। 1 बाय 1 इसके क्लासेस, इसके लेक्चर्स रोज हो रहे हैं। इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, इसमें हमारे मैक्सिमम टॉपिक्स हमारे कवर अप हो चुके हैं। और लास्ट वीडियो हमने बात की थी कार्ल यूंग की, हमने बात की थी कार्ल यूंग की थ्योरी को हमने 2 पार्ट में समझा था। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी। और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मेरी प्रीवियस वीडियोस आपको सारी एक साथ आपको एक जगह पे ही अवेलेबल हो जाएंगी। सो आज की इस वीडियो में हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, सबसे पहले हम गेस्टाल्ट का मीनिंग समझते हैं। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। इसकी स्थापना जर्मनी में ही हुई थी और ये जर्मन शब्द है और इसका मतलब होता है समष्टि, या फिर हम कह सकते हैं एक आकृति, एक शेप, एक समग्रता। इसका अर्थ हम कह सकते हैं, अगर हम एक लाइन में अगर हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि समग्रता इसके अंशों के योग से कहीं अधिक एक संगठन है। मीन्स जैसे हम यहाँ छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम अगर किसी ट्री का परसेप्शन करते हैं, अगर हम किसी पेड़ को देखते हैं तो हम पेड़ को डायरेक्टली मीन्स हम एक पेड़ के रूप में ही परसीव करते हैं। मीन्स हम उसके पत्तों को अलग से देखें, उसके तने, उसके जड़, उसकी शाखाओं को हम अलग से देखते हैं, उसकी मोटाई, उसकी लंबाई को। मीन्स इस तरह से एक एक पार्ट वाइज हम उसको ना देख करके हम एक बड़े से पेड़, विशाल ट्री के रूप में उसका हम परसेप्शन करते हैं। सो इसी चीज़ को, इसी समग्रता की बात गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में कही गई है कि हम किसी भी चीज़ को जब हम परसीव करते हैं तो हम उसको एक कंप्लीट आकृति, कंप्लीट शेप के रूप में उसको हम परसीव करते हैं, ना कि उसका अलग अलग पार्ट, अलग अलग खंड हम अलग अलग करके नहीं देखते। एक समग्र रूप, एक समग्र ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम उसको, होल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम उसको देखते हैं। सो अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, सो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की उत्पत्ति हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी या 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही हुई थी और 1930 के दशक में इसकी स्थापना की गई थी। और मेनली इसकी स्थापना का जो मेन हम कह सकते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, हमने जैसे हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने वुंट की साइकोलॉजी पढ़ी थी। सो वुंट में भी इसी समग्र, वुंट की साइकोलॉजी में भी हमने देखा था कि वहाँ भी उन्होंने इसी समग्रता की बात कही थी। वहाँ से ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्टवादी मैक्स वर्थाइमर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इन्होंने अपनी थ्योरी की नींव इसी समग्रता को इन्होंने बनाया था। साथ ही साथ हम बात करें, अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करें, सो बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी की स्थापना 1913 में हुई थी। सो जब बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी की स्थापना हुई थी तो वहाँ पे उन्होंने मीन्स पर्यावरण को लर्निंग के लिए, या फिर व्यक्ति आज जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल उन्होंने इन्वायरमेंट को माना था। लेकिन गेस्टाल्टवादी बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी से कहीं भी वो प्रभावित नहीं थे। गेस्टाल्टवादियों ने व्यवहारवादियों की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया और इनका मानना था कि व्यक्ति का जो परसेप्शन है वो हर व्यक्ति के अंदर या फिर हर जीव या जंतु के अंदर भी ये बाय बर्थ ही होता है। इसको इन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्टडीज़ करके इन्होंने कई बार प्रूव भी किया, जिसको कि हम आगे हम एक एक करके हम देखेंगे। सो हम कह सकते हैं कि व्यवहारवादियों की आलोचना के लिए गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ, ऐसा हम इसको एक मान सकते हैं कि यहाँ पे मैक्स वर्थाइमर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे जो कि व्यवहारवादियों से पूरी तरह से अलग थे। और इसके साथ ही हम जब बात करते हैं हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के संस्थापक की, तो हमारे सामने यहाँ पे ये 3 नेम्स आते हैं। सबसे पहले मैक्स वर्थाइमर, वुल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफका। यहाँ पे मैं बता दूं कि मैक्स वर्थाइमर को गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की स्थापना की। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जो सोल है, मीन्स ये जो सोल लाइन है या फिर इसकी जो आत्मा है, समग्रता या संपूर्णता, ये मैक्स वर्थाइमर ने ही ये चीज़ें कही थी। इसके बाद अगर हम कोहलर और कोफका की बात करते हैं तो कोहलर और कोफका को गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के सह संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मीन्स इन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया था वर्थाइमर के साथ में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को एज अ साइकोलॉजिकल स्कूल को बनाने में। सो यहाँ आज की इस वीडियो में हम मैक्स वर्थाइमर, कोहलर और कोफका की लाइफ के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीन्स उनकी लाइफ हिस्ट्री को हम यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्रीफ करके देखेंगे ताकि हमें इनके बैकग्राउंड के बारे में भी हमें पता हो। इसके बाद हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को एज अ सिस्टम के रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैक्स वर्थाइमर की हम चर्चा करते हैं। मैक्स वर्थाइमर, जिनका कि टाइम पीरियड है 1882 टू 1943। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे
और इनका जन्म 1980 में हुआ था, प्रेग में हुआ था। प्रेग जो कि जर्मनी का एक जगह है, जर्मनी का एक स्थान है। सो वहीं पर उनका जन्म हुआ था। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी शिक्षा हम देखते हैं कि इन्होंने पहले कानून से इन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की थी। इनको लॉ में काफ़ी इंटरेस्ट था और इन्होंने लॉ से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने साइकोलॉजी में भी इनका काफ़ी इंटरेस्ट हुआ और इन्होंने वुजबर्ग यूनिवर्सिटी से कुल्पे के निर्देशन में मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने आभासी गति में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्य किया, काफ़ी अच्छा इन्होंने कार्य किया। परसेप्शन पर इनकी थ्योरी मीन्स अभी तक की परसेप्शन की नंबर 1 थ्योरी कही जाती है। अगर हम परसेप्शन जब हम पढ़ेंगे आगे तो वहाँ पे हम इनकी थ्योरी को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे परसेप्शन की थ्योरी के रूप में। और साथ ही इन्होंने इनका दिया हुआ 5 फेनोमेनन, जिसको कि इन्होंने भ्रम का ही एक वैज्ञानिक नाम दिया, इन्होंने इल्यूज़न का एक वैज्ञानिक नाम दिया 5 फेनोमेनन के रूप में। इसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी स्टडी की और 5 फेनोमेनन का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। 1912-13 में जब ये आभासी गति पर कार्य कर रहे थे, उसी समय व्यवहारवाद का जन्म हुआ था। व्यवहारवाद एक संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ था और मैक्स वर्थाइमर व्यवहारवादियों की थ्योरी से को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और इन्होंने एक अपनी साइकोलॉजी, अपनी थ्योरी के लिए अपनी थ्योरी इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर भी इन्होंने काफ़ी कार्य किया, जिसको कि हम आगे देखते जाएंगे। और इनकी फेमस बुक रही उस दौर में प्रोडक्टिव थिंकिंग, जो कि इनकी मृत्यु के 2 साल के बाद प्रकाशित हुई थी। इनकी मृत्यु 1943 में हुई थी और इनकी ये बुक प्रोडक्टिव थिंकिंग 1945 में प्रकाशित हुई थी, जो कि उस समय काफ़ी थिंकिंग की काफ़ी पॉपुलर बुक रही थी। सो यहाँ पे हमने मैक्स वर्थाइमर की लाइफ के बारे में हमने ब्रीफ किया और आगे हम देख लेते हैं कोहलर के बारे में। हम यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। वुल्फगैंग कोहलर, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1887 टू 1967 का है और इनका जन्म इस्टोमिया में हुआ था। इस्टोमिया जर्मनी में ही इनका जन्म हुआ था और इनकी शिक्षा इन्होंने पीएचडी इन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी 1909 में। 1909 में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। साथ ही साथ इनका फिजिक्स, भौतिकी में भी इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहा और इन्होंने फिजिक्स का भी अध्ययन किया था। इनके अगर हम कार्यों की बात करें तो इन्होंने काफ़ी रिसर्चेस किए जो कि काफ़ी पॉपुलर रही साइकोलॉजी में और मैक्स वर्थाइमर के साथ में मिलकर इन्होंने बहुत सारे स्टडीज़ इन्होंने साथ में किए, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी इन्होंने साथ मिलकर इन्होंने लिखे। सो इनके कार्यों की अगर हम बात करें तो इन्होंने वनमानुष पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस किए, बहुत ज़्यादा स्टडी की और मुर्गी के बच्चों पर भी इन्होंने स्टडीज़ की और साथ ही इन्होंने विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया। इनसाइट थ्योरी भी इनके द्वारा ही दी गई। साथ ही इन्होंने ऑडिटरी परसेप्शन के बारे में भी इन्होंने बतलाया। इसको हम आगे हम वन बाय वन हम इसको समझेंगे। अगर हम इनकी बुक की बात करें तो इनकी फेमस बुक रही द मेंटालिटी ऑफ एप्स और इनकी मृत्यु 1967 में हो गई। सो यहाँ पे हमने कोहलर की लाइफ के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ किया और मैं आपको बता दूँ कि ये जो बुक्स के नेम हैं ये आपको मेनली आपको ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस, बुक के क्वेश्चंस यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बिल्कुल डायरेक्टली आते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फेमस बुक किसके द्वारा लिखी गई। सो आपके लिए ईजी हो जाता है एग्ज़ाम को क्रैक करना। आगे हम कोफका की लाइफ को हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। सो कोफका का जन्म बर्लिन में हुआ था 1887 में और इनकी शिक्षा इन्होंने भी बर्लिन यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने पीएचडी की थी 1909 ईस्वी में, 1909 में। कोफका और कोहलर का जो बर्थ ईयर था वो एक ही था। कोहलर का भी जन्म 1887 में ही हुआ था और कोफका का भी जन्म 1887 में ही हुआ था। वर्थाइमर इनसे 7 साल सीनियर थे, उनका जन्म 1880 में हुआ था। सो इस तरह से आप एक दूसरे से मीन्स इस तरह से टैली करके अगर आप डेट्स को याद रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सो आगे हम देखते हैं कि 1910 में कोहलर तथा वर्थाइमर के संपर्क में आए। मीन्स पीएचडी करने के बाद 1910 में कोफका, कोहलर और वर्थाइमर के संपर्क में आ गए। मीन्स 1910 से ही वर्थाइमर, कोहलर और कोफका एक साथ मिलकर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के लिए कार्य करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इन्होंने रिसर्च पेपर भी इन्होंने लिखा जो कि इन्होंने कोहलर और वर्थाइमर के कहने पर ही लिखा, ताकि और इनके रिसर्च पेपर का नाम था परसेप्शन एंड इंट्रोडक्शन टू गेस्टाल्ट थ्योरी। ये रिसर्च पेपर इनकी 1922 में प्रकाशित हुई थी। एक अमेरिकन जर्नल के लिए इन्होंने ये रिसर्च पेपर लिखा था जो कि वहाँ पे प्रकाशित हुई थी
और उस समय से इस रिसर्च पेपर के प्रकाशित होने के बाद से लोगों में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में उनकी जिज्ञासा बढ़ी, मीन्स लोग गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में इन्होंने जानना स्टार्ट किया। आगे हम देखते हैं कि इनकी कुछ फेमस बुक्स भी रही, जिनमें कि इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो कि 1935 में प्रकाशित की गई थी। और ये बुक इस बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा टफ थी, जो कि आम लोगों के लिए समझ के बाहर थी, लेकिन ये बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इनकी दूसरी बुक 1921 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था डेवलपमेंट चाइल्ड साइकोलॉजी, और इसी बुक को इन्होंने आगे ट्रांसलेट किया था। उसके बाद इन्होंने इसका नेम चेंज करके द ग्रोथ ऑफ माइंड रखा था। अगर क्वेश्चन आता है द ग्रोथ ऑफ माइंड किसकी बुक है, तो ये भी कोफका की ही बुक है, और डेवलपमेंट चाइल्ड साइकोलॉजी ये भी कोफका की ही बुक है। आगे इनकी मृत्यु 1941 में हो गई। हम यहाँ देखते हैं कि वर्दाइमर, कोहलर और कोफका तीनों ने, जब से ये तीनों एक साथ मिले, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम एक साथ मिलकर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के लिए इन्होंने काम किया, और इनके बीच में कभी भी कोई मतभेद जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिली, और इन्होंने अपनी अपनी स्टडी इन्होंने की और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को एक सिस्टम के रूप में इन्होंने स्थापित किया। आगे हम देखते हैं कि 1921 में वर्दाइमर, कोहलर और कोफका ने एक साथ मिलकर एक जर्नल लिखना आरंभ किया, जिसका कि नाम था साइकोलॉजिक फ्रॉलचुंग। ये नेम आपको याद रखना है, साइकोलॉजिक फ्रॉलचुंग। ये वर्दाइमर, कोहलर और कोफका तीनों ने मिलकर लिखना स्टार्ट किया था। आगे हम देखते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में कुछ मेन चीज़ें जो हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी पहले भी की, हम यहाँ पे इसको दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। परसेप्शन वस्तु के अंशों के योग से अलग एक संपूर्ण प्रेक्षण है, मीन्स किसी वस्तु को हम उसके पार्ट वाइज हम उसका परसेप्शन नहीं करते, बल्कि हम उसका होल परसेप्शन करते हैं। साथ ही वर्दाइमर जब आभासी गति पर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने अपने स्टडी करके उन्होंने बतलाया कि व्यक्ति जो भी परसेप्शन करता है उसका तालमेल पर्यावरण के हालातों या वस्तुओं से नहीं हो सकता, अर्थात यह एक जन्मजात प्रक्रिया है। इन्होंने इसको बाय बर्थ माना है। गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है, अगर हम इसको एक लाइन में हम डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑर्गेनाइज्ड होल दैट इज परसीव्ड एज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इस तरह से हमने यहाँ पे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मतलब हमने मीनिंग यहाँ पे हमने समझा। यहाँ पे हमने वर्दाइमर, कोहलर और कोफका के बारे में हमने चर्चा भी की। अब आगे हम इसको एक सिस्टम के रूप में हम देखेंगे, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एज अ सिस्टम, एक संप्रदाय के रूप में ये किस तरह से डेवलप्ड हुआ और इसके क्या सिद्धांत रहे। इसको एज अ सिस्टम के रूप में हम इसको 6 पार्ट्स में बांटकर हम इसको देखेंगे। मनोविज्ञान की परिभाषा एवं विधियाँ, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स मेथड्स, अभिगृहित पोस्टुलेट्स, मन शरीर समस्या, माइंड बॉडी प्रॉब्लम, आंकड़ों की प्रकृति, नेचर ऑफ डेटा, चयन का नियम, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, संबंध का नियम। इन 6 भागों में बांटकर हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को समझेंगे। अगर हम एक ही वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को भी हम इंक्लूड करेंगे तो ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको 1 बाय 1 हम इन चीज़ों को हम समझेंगे। आज की वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, आज की वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी और उसमें हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एज अ सिस्टम के बारे में इन 6 टॉपिक्स को हम 6 पैराग्राफ्स के रूप में हम देखेंगे। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर करें, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो। साथ ही साथ आपके कोई भी सजेशन हो, आप कोई भी सजेशन अगर मुझे देना चाहें मेरी वीडियोस के लिए, या फिर आपके कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और साथ ही आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।